In an n-type silicon, which of the following statement is true? n-type सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। n-type सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए पेंटावेलेंट स्पीशीज से हम डोपिंग करते हैं। पेंटावेलेंट स्पीशीज मतलब ग्रुप 15 में जो एलिमेंट्स लाए करते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं, और उस केस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी कैरियर हो जाते हैं एंड होल्स आर दी माइनॉरिटी कैरियर्स। तो ऑप्शंस में आप देखेंगे तो ऑप्शन सी में होल्स को माइनॉरिटी कैरियर बताया गया है, और डोपेंट जो है उसके लिए पेंटावेलेंट एटम्स यूज़ करे जाते हैं, ये बोला गया है। ये स्टेटमेंट सही दे रखी है। पहले पार्ट में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, ये तो सही है, बट ट्राईवेलेंट एटम्स यूज़ किए जाते हैं, ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन्स को माइनॉरिटी कैरियर बताया गया है, ये भी गलत है। और लास्ट पार्ट में होल्स को मेजॉरिटी कैरियर बताया गया है और ट्राईवेलेंट एटम से डोपिंग बताई गई है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी वॉज द करेक्ट आंसर। Which of the statements given in exercise 14.1 is true for p-type semiconductors? तो पिछले क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो दोबारा मैंने सेम यूज़ किए हैं, और उसी में से p-type सेमीकंडक्टर्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट मैच करेगी वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो p-type सेमीकंडक्टर्स के केस में डोपिंग ट्राईवेलेंट एटम से हम करते हैं। ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं, और उस केस में होल जो हैं वो मेजॉरिटी कैरियर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर दी माइनॉरिटी कैरियर्स। तो इस बार ऑप्शन डी जो है वो मैच हो रहा है, जिसमें होल्स को मेजॉरिटी कैरियर और डोपेंट की तरह ट्राईवेलेंट एटम्स को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स को मेजॉरिटी कैरियर बोला गया है, ये गलत है। सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स को माइनॉरिटी कैरियर बोला है, ये सही है, बट पेंटावेलेंट एटम्स यूज़ होते हैं, ये वाला पार्ट गलत है। सी ऑप्शन में होल्स को माइनॉरिटी कैरियर बोला गया था, ये भी गलत है, और पेंटावेलेंट एटम का यूज होता है, ये भी गलत स्टेटमेंट दे रखी है। डी पार्ट वाज द करेक्ट आंसर। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच। ये सभी एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप 14 में लाए करते हैं। पीरियोडिक टेबल में कार्बन, उसके नीचे फिर सिलिकॉन आता है, देन जर्मेनियम, और इसी ग्रुप में आगे फिर टिन और लेड भी नीचे आते हैं। These are characterized by valence and conduction band separated by energy band gap respectively equal to EgC, EgSi and Eg germanium। तो ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं इनके लिए बैंड गैप्स का डिस्कशन हमें करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शंस में बैंड गैप की जो वैल्यू है उसको कंपेयर किया गया है। तो अब ध्यान देंगे, ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप एनालिसिस करते हैं तो बैंड गैप की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की एनर्जी लेवल्स जो हैं उसका डिफरेंस कम होता जाता है। इनफैक्ट आप ध्यान देंगे कार्बन जो है दैट इज़ एन इंसुलेटर, बैंड गैप की वैल्यू बहुत हाई होती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और उससे भी जब नीचे जाते हैं इस ग्रुप में तो टिन और लेड जो है वो मेटालिक बिहेवियर शो करते हैं। डाउन द ग्रुप मेटालिक बिहेवियर बढ़ता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है और बैंड गैप डिक्रीज होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बैंड गैप की एनर्जीज को कंपेयर करेंगे तो तीनों एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा बैंड गैप की एनर्जी आएगी कार्बन के लिए, फिर सिलिकॉन, और सबसे कम एनर्जी आएगी जर्मेनियम के लिए। सी ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर। इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम द पी रीजन टू द एन रीजन बिकॉज। तो डिफ्यूजन का जो फिनोमिनन है उसमें चार्ज कैरियर्स, चाहे होल्स हों या इलेक्ट्रॉन्स हों, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में मूव करते हैं। तो पी रीजन जो है वहाँ पर होल्स जो हैं दे आर दी मेजॉरिटी कैरियर्स। होल्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है और एज कंपेयर टू द एन रीजन, तो इसीलिए होल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन पी रीजन से एन रीजन में फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन एन साइड में ज़्यादा होती है, पी साइड में कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन एन से पी की तरफ होता है। तो ये होल कॉन्सेंट्रेशन का जो वेरिएशन होता है, जो फ़र्क होता है, उसकी वजह से डिफ्यूजन होता है। ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर। व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन इट। फॉरवर्ड बायस एप्लीकेशन से क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड पे, वो हमें डिस्कस करना है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम पी साइड को वो बैटरी के पॉजिटिव और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो जो अप्लाइड वोल्टेज होती है वो बिल्ट इन पोटेंशियल, जो बैरियर पोटेंशियल ऑलरेडी बिल्ट इन होता है डायोड में, उसको अपोज करता है। तो एक्सटर्नल वोल्टेज के एप्लीकेशन की वजह से जो बीच में डिप्लीशन रीजन होता है उसकी विड्थ कम हो जाती है और बैरियर पोटेंशियल, बैरियर हाइट रिड्यूस हो जाता है। तो यही हमें डिस्कस करना था। व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड इट लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर। ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर। फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
तो ऑप्शन में स्टेटमेंट्स आप देखेंगे तो जो ट्रांजिस्टर के पार्ट्स होते हैं, बेस, एमिटर और कलेक्टर, उनके साइजेस और डोपिंग का डिस्कशन किया गया है और उनकी बाइसिंग की बात की गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन में सभी रीजन के जो साइजेस हैं वो सेम और डोपिंग कंसंट्रेशन भी सेम बताई गई है। पहली स्टेटमेंट गलत दे रखी है। अब ध्यान देंगे, एमिटर जो है मीडियम साइज रहता है और हैवी डोपिंग उसमें होती है। बेस इज़ वेरी थिन और उसकी डोपिंग भी सबसे लाइट रहती है। कलेक्टर जो है उसका साइज सबसे बड़ा होगा बाकियों के कंपैरिजन में एंड इट इज़ मॉडरेटली डोप्ड। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सेकेंड ऑप्शन देखेंगे तो बेस रीजन को थिन बताया गया है और लाइटली डोप्ड बताया गया है, तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट दी गई है। बाइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो एमिटर और बेस का जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है और बेस कलेक्टर जो जंक्शन होता है दैट इज रिवर्स बायस्ड। तो यहाँ पर यही मेंशन किया गया, एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता है। ऑप्शन सी में जो स्टेटमेंट दे रखी है वो भी सही दे रखी है। लास्ट पार्ट में दोनों एमिटर और कलेक्टर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस बताया गया है, ये गलत है। तो बी और सी पार्ट्स वर द करेक्ट आंसर्स। फॉर अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन को हमें डिस्कस करना है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए, और ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वोल्टेज गेन का वेरिएशन पूछा गया है। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व की अवेयरनेस नॉलेज होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक में ये ग्राफ अलग से डिस्कस नहीं किया गया है। तो वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशनशिप है उससे एसोसिएटेड ग्राफ में बना रहा हूँ। तो इसमें आप नोट करेंगे कि लो फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के रीजन में वोल्टेज गेन की वैल्यू कम आती है और मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में वोल्टेज गेन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट पाई जाती है। सो ये ऑप्शन सी में आप देखते हैं, वोल्टेज गेन इज लो at both high and low frequencies and it is constant at mid frequencies. Option C was the correct answer. In half wave rectification, what is the output frequency if the input frequency is 50 Hz? And what is the output frequency if a full wave rectifier for the same input frequency? तो यहाँ पर half wave rectification का जब हम डिस्कशन करते हैं तो इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। रेफरेंस के लिए फिगर में यहाँ पर वर्किंग देख सकते हैं आप हाफ वेव रेक्टिफायर की, जिसमें इनपुट वोल्टेज की एक साइकिल को हम एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर टाइम के साथ वोल्टेज का वेरिएशन जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमें दे रखी है और एक साइकिल t इज टू 0 से लेकर टाइम पीरियड t उसका हम ले लेंगे। तो उस साइकिल में आउटपुट क्या आता है वो हम देखते हैं। तो जब इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव होती है तो आउटपुट वोल्टेज सेम आती है और जिस टाइम इंटरवल में इनपुट वोल्टेज नेगेटिव होती है उस केस में आउटपुट वोल्टेज 0 आ जाती है। फिर इनपुट वोल्टेज की नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगी और आउटपुट वोल्टेज में भी सिमिलर पैटर्न रिपीट होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आउटपुट पैटर्न डिफरेंट है बट वो सेम टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये पहला पैटर्न हो गया और उसके बाद फिर दोबारा वही पैटर्न रिपीट होता है जिसमें आउटपुट वोल्टेज कुछ टाइम तक इनपुट वोल्टेज को मैच करती है और आधी साइकिल तक 0 रहती है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों केसेस में टाइम पीरियड सेम है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है तो उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की अगर आप बात करेंगे तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी और इनपुट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो इस केस में इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज थी तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज हो जाएगी। बाद में फुल वेव रेक्टिफायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम डिस्कशन हमें करना है। तो फिगर में फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग आप देख सकते हैं जिसमें हम 2 डायोड्स का यूज़ करते हैं और इसमें क्या रहता है, जब एक डायोड A जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है तो दूसरा डायोड रिवर्स बायस हो जाता है और जब पहला पार्ट रिवर्स है तो दूसरा डायोड फॉरवर्ड बायस रहता है। तो किसी भी टाइम पे कोई ना कोई डायोड इट इज़ फॉरवर्ड बायस। और फिर आउटपुट किस तरीके से आता है, शुरू में आप देखेंगे A के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कुछ टाइम तक A फॉरवर्ड बायस्ड है और B रिवर्स बायस है, तो आउटपुट जो है वो A के इनपुट के बराबर आ जाएगा। फिर A जो है वो आप देखिए यहाँ पर अगले कुछ टाइम इंटरवल में रिवर्स बायस हो गया है, लेकिन उस टाइम में B पॉइंट पर जो इनपुट है दैट हैज़ बिकम फॉरवर्ड बायस। तो उस टाइम इंटरवल में आउटपुट जो है वो B के इनपुट के बराबर आ जाता है। तो ये साइकिल रिपीट होती है। तो A या B किसी ना किसी में इनपुट वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव रहती है और उससे फाइनल आउटपुट जो है वो हमेशा मिलता है। अब फाइनल आउटपुट के पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो फाइनल आउटपुट जो है
वो रिपीट हो रहा है ओरिजिनल इनपुट से आधे टाइम में। ओरिजिनल इनपुट में आप ए या बी पॉइंट किसी पर भी इनपुट वेव फॉर्म को अगर देखेंगे तो जितने टाइम में साइकिल रिपीट हो रही है, आउटपुट का जो वेव फॉर्म है वो उसके आधे टाइम में ही रिपीट हो रहा है। ये देखेंगे, ये पहला पार्ट ही रिपीट होए जा रहा है, बाद में आउटपुट के केस में तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो अगर टाइम पीरियड रिपीटेशन का आधा रह गया आउटपुट वेव फॉर्म में ओरिजिनल के कंपैरिजन में, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाएगी। तो इसीलिए फुल वेव रेक्टिफायर के केस में आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज 2 टाइम्स द इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी को क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज दे रखा था, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 50 100 हर्ट्ज के बराबर आ जाएगी। दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। दीज वर दी करेक्ट आंसर्स। For a common emitter transistor amplifier, the audio signal voltage across the collector resistance of 2 kilo ohm is 2 volts. तो यहाँ पर कलेक्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू 2000 ओम हमें बताई गई है और उसके साथ साथ जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू 2 वोल्ट्स, ये इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। सपोज द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 100। इसके साथ साथ करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा की वैल्यू 100 के बराबर दे रखी है। फाइंड द इनपुट सिग्नल वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू हमें इस इंफॉर्मेशन से सॉल्व करनी है, एंड द बेस करंट, बेस करंट की वैल्यू भी सॉल्व करेंगे इफ द बेस रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम। इसके साथ बेस रेजिस्टेंस आरबी की वैल्यू भी 1000 ओम के बराबर हमें दे रखी है। तो रिजल्ट अप्लाई करेंगे, इसमें जो करंट गेन का रिलेशन होता है बीटा, इसकी वैल्यू हो जाती है कलेक्टर और बेस करंट का रेशो। और वोल्टेज गेन की अगर हम बात करें AV, उसका जो रिजल्ट आता है उसमें जो बीटा की टर्म है उसको फर्दर रेजिस्टेंस की टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बीटा की टर्म है वो RC/RC से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज गेन हमें मिलेगा। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है 100 के बराबर, ये हो गया करंट गेन। और कलेक्टर रेजिस्टेंस 2000 और बेस रेजिस्टेंस 1000 ओम भी हमें दे रखी है। इससे सबसे पहले वोल्टेज गेन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये बीटा की जगह 100 और RC/RB 2000/1000 पुट कर देंगे तो ये रेजिस्टेंसेस का रेशो 2 के बराबर आ जाएगा। तो वोल्टेज गेन आ गया 200 के बराबर। वोल्टेज गेन का मतलब है इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस का रेशो, V आउटपुट अपॉन V इनपुट इज इक्वल टू 200। आउटपुट वोल्टेज हमें दे रखी थी कितनी, 2 वोल्ट्स के बराबर। तो यहाँ से इनपुट वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। इनपुट वोल्टेज की टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड ऊपर ले जाऊंगा और 200 की टर्म को राइट हैंड साइड में नीचे ले आऊंगा। तो V आउटपुट को वोल्टेज गेन की वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे। 2 वोल्ट्स विल बी डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ 200। 1/100 ये वैल्यू आ जाती है विच इज इक्वल टू 0.01 वोल्ट्स। तो हमने एक पार्ट ये पूछा गया था, यहाँ पर इनपुट सिग्नल वोल्टेज की वैल्यू पूछी गई थी, वो 0.01 वोल्ट हमने सॉल्व कर लिए। उसके अलावा बेस करंट जो है उसकी वैल्यू भी हमें निकालनी है। तो इनपुट वोल्टेज जो है दैट इज इक्वल टू बेस करंट इनटू बेस रेजिस्टेंस, V इनपुट IB इंटू RB के बराबर हम लेंगे। इनपुट वोल्टेज 0.01 हमने सॉल्व कर लिया है SI यूनिट्स में। बेस करंट की वैल्यू हमें निकालनी है और बेस रेजिस्टेंस 1000 ओम्स ऑलरेडी मालूम है। तो यहाँ से IB की वैल्यू आ जाएगी 0.01 की टर्म डिवाइडेड बाय 1000। ये जो नंबर है 0.01 को 10 की पावर -2 लिख देंगे और 1000 से डिवीजन का मतलब है 10 की पावर -3 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। ये हमारा आंसर आ गया 10 की पावर -5 एम्पेयर। इसी रिजल्ट को माइक्रो एम्पेयर में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये जो टर्म है 10 की पावर -5, इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देते हैं। ओवरऑल द नंबर विल रिमेन द सेम। 10 का फैक्टर यहाँ पे रहेगा और 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 10 की पावर -6 के बराबर। 10 की पावर -6 एम्पेयर को माइक्रो एम्पेयर से रिप्लेस कर देते हैं तो 10 माइक्रो एम्पेयर हमारा बेस करंट आ गया है। तो क्वेश्चन में इनपुट सिग्नल वोल्टेज और बेस करंट की वैल्यूज हमने सॉल्व कर ली थी। बोथ ऑफ दीज वर द करेक्ट आंसर्स। 2 एम्पलीफायर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर इन सीरीज। तो 2 सीरीज में एम्पलीफायर्स को हमने कनेक्ट किया है। फर्स्ट एम्पलीफायर हैज अ वोल्टेज गेन ऑफ 10। तो AV की वैल्यू, वोल्टेज गेन की वैल्यू फर्स्ट एम्पलीफायर के लिए 10 है एंड द सेकंड हैज अ वोल्टेज गेन ऑफ 20। सेकंड एम्पलीफायर के लिए वोल्टेज गेन की वैल्यू 20 के बराबर दे रखी है। इफ द इनपुट सिग्नल इज 0.01 वोल्ट कैलकुलेट द आउटपुट सिग्नल।
तो सीरीज़ में एम्पलीफायर्स को जब हम लगाएंगे तो एम्पलीफिकेशन उनका जो नेट फैक्टर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सपोज इनपुट सिग्नल जो है दैट इज गिवन एज 0.01 वोल्ट। तो फर्स्ट एम्पलीफायर से जब हमें आउटपुट मिलेगा, वी आउटपुट 1 ले लेते हैं, तो वो ओरिजिनल इनपुट वोल्टेज इंटू 10 हो जाएगी, क्योंकि पहले में 10 का फैक्टर है वोल्टेज गेन का, 10 टाइम्स ज़्यादा वोल्टेज मिल रही है हमें। तो ये नंबर आ जाता है 10 इंटू 0.01, ये 0.1 वोल्ट आ जाएगा। फिर ये जो पहले से आउटपुट आ रहा है वो दूसरे एम्पलीफायर के लिए इनपुट का काम करेगा। तो दूसरे के केस में आउटपुट क्या आएगा, पहले वाला इनपुट मल्टीप्लाइड बाय जो वोल्टेज गेन का दोबारा फैक्टर है 20। तो 20 इंटू 0.1 करेंगे तो ये 2 वोल्ट हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं दोनों वोल्टेज गेन की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, AV नेट वोल्टेज गेन जो है वो 10 इंटू 20 200 के बराबर आ जाता है, और फाइनल आउटपुट जो है वो इनपुट को 200 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाता। इनपुट वोल्टेज अगर 0.01 था तो उसको आप 200 से मल्टीप्लाई करते और आपका रिजल्ट 2 वोल्ट आ जाता, जैसा मैंने इंडिविजुअली सॉल्व करके पहले दिखाया था। 2 वोल्ट वाज द करेक्ट आंसर। A PN photodiode is fabricated from a semiconductor with a band gap of 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर का बैंड गैप हमें दे रखा है, उसको फोटोडायोड के लिए यूज़ कर रहे हैं फोटॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए। कैन इट डिटेक्ट अ वेवलेंथ ऑफ 6000 नैनोमीटर? तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से एसोसिएटेड लाइट को ये हमारा डायोड डिटेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो हमें देखना है। तो यहाँ पर फोटॉन्स की एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे, उसकी वेवलेंथ से आप एनर्जी ऑफ फोटॉन निकाल सकते हैं। EP का फॉर्मूला होता है hc/λ। फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो h इंटू फ्रीक्वेंसी भी आप कर सकते हैं। h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो hc/λ का ये फॉर्मूला होता है। और अगर आप एनर्जी को यूनिट कन्वर्जन करके सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप रिजल्ट भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। उसमें एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाती है 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स। ये h और c की टर्म जो है इसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कांस्टेंट टर्म्स हैं, और यूनिट्स का फैक्टर भी अकाउंट में लेंगे तो इससे हमारा आंसर सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है, क्योंकि बैंड गैप भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। और डिटेक्शन कब होगा कब नहीं होगा, उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो फोटोन को हम डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी एनर्जी जो है वो बैंड गैप से ज़्यादा होनी चाहिए, उस केस में डिटेक्शन होगा, अदरवाइज डिटेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट वेवलेंथ हमें दे रखी है 6000 नैनोमीटर, उसकी हेल्प से एनर्जी पहले निकाल लेते हैं फोटॉन्स की और फिर देखते हैं वो वैल्यू बैंड गैप से बड़ी है या नहीं है। तो इस प्रॉब्लम में EP की वैल्यू आ जाएगी 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर विच इज 6000, और ये रिजल्ट अप्लाई करने से आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो नंबर आएगा ये 1 से छोटा आएगा। बाकी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के लिए एक 0 की टर्म ऊपर नीचे काट देते हैं। 124/600 की टर्म है, ऊपर नीचे दोनों टर्म्स को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1.24/6 रह जाएगा। बेसिकली ये 2 0 हटा दो और ऊपर डेसिमल लेफ्ट में 2 प्लेसेस शिफ्ट कर दो, और कैलकुलेशन करेंगे तो 0.206 ये हमारी वैल्यू आ जाती है। क्लियरली आप देख सकते हैं गिवन एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज लेस देन बैंड गैप, तो नो डिटेक्शन विल बी देयर। वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सेमीकंडक्टर के वो एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये हमारा आंसर हमें आइडेंटिफाई करना था। कैन इट डिटेक्ट अ वेवलेंथ ऑफ 6000 नैनोमीटर? नो। The number of silicon atoms per meter cube is 5 into 10 to the power 28. सेमीकंडक्टर सिलिकॉन मटेरियल हमें दे रखा है और उसकी नंबर डेंसिटी दे रखी है एटम्स की, इट इज़ 5 into 10 to the power 28 per meter cube. This is doped simultaneously with 5 into 10 to the power 22 atoms per meter cube of arsenic and 5 into 10 to the power 20 per meter cube atoms of indium. तो इंडियम और आर्सेनिक से इसकी डोपिंग की गई है। नंबर डेंसिटी आर्सेनिक की भी लिख लेते हैं, वो हमें सप्लाई की है 5 into 10 to the power 22 atoms per meter cube, and indium ion is given as 5 into 10 to the power 20 atoms per meter cube. अब आर्सेनिक जो है ग्रुप 15 एलिमेंट होता है, इट इज़ अ पेंटावेलेंट स्पीशीज। वैलेंस शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें जब हम आर्सेनिक से डोपिंग करेंगे तो ये हमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा। तो अगर 5 into 10 to the power 22 एटम्स पर मीटर क्यूब आर्सेनिक के हैं तो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब हमें मिलेंगे।
तो ये जो आर्सेनिक था यहाँ से हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं इसकी डोपिंग से। और इंडियम की अगर हम बात करेंगे तो ये ग्रुप 13 में लाई करता है। दिस इज अ ट्राईवैलेंट स्पीशीज। ट्राईवैलेंट एटम होता है ये, इसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो है ये हमें होल्स प्रोवाइड करेगा। तो इंडियम से जब हम डोपिंग करेंगे तो उतने ही जितने एटम्स पर मीटर क्यूब हैं उतने होल्स पर मीटर क्यूब हमें मिलेंगे। तो ये दोनों ही ऑपोजिंग बिहेवियर है इनका। तो जो हमें एक्सेस में क्या है वो देखना पड़ेगा स्पीशीज़। ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि आर्सेनिक की क्वांटिटी ज़्यादा है। कंपैरिजन करने के लिए अगर 10 की पावर सेम कर लें हम दोनों की, तो इंडियम छोटा नंबर है 5 × 10⁻20 और आर्सेनिक को हम लिखेंगे 5 × 10⁻22 को 500 × 10⁻20। 100 की टर्म मैंने रीएडजस्ट कर लिया है, 10⁻22 को 100 से डिवाइड कर दिया है और 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इससे कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। तो क्लियरली आप देख सकते हैं आर्सेनिक जो है वो हमें एक्सेस में दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमें एक्सेस में दे रखे हैं। तो जितने इंडियम की वजह से होल्स हमें मिलने वाले थे उनको तो आर्सेनिक से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन करके ख़त्म कर देंगे और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे हमें इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी। यही हमें करना है। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की नंबर डेंसिटी हमें सॉल्व करनी है। Ni की वैल्यू 1.5 × 10⁻16 हमें दी हुई है। Ni की टर्म जो है ये इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की। थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं, जो खुद सिलिकॉन जो ओरिजिनल सेमीकंडक्टर मटेरियल था उसके लिए ये नंबर हमें दे रखा है। तो यहाँ पर आर्सेनिक और इंडियम की जो क्वांटिटीज़ हैं पहले उनको सब्ट्रैक्ट करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमें डोपिंग से मिलने वाले हैं वो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम आर्सेनिक में से इंडियम की जो नंबर डेंसिटीज़ हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 500 × 10⁻20 माइनस 5 × 10⁻20। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएगा 495 × 10⁻20, जिसको अगेन साइंटिफिक नोटेशन में 4.95 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब हम ले लेंगे। ठीक, फिर से वापस वही हमने साइंटिफिक नोटेशन में सेम नंबर को एक्सप्रेस कर दिया है। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि आर्सेनिक से मिलने वाले जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है इंडियम के होल्स को कवर करने के बाद जो बची हुई क्वांटिटी है वो इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। 10⁻22 इज 10⁻6 टाइम्स मोर देन द ओरिजिनल नंबर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इंट्रिंसिक हमें मिल रहे थे उनका नंबर हम इस नंबर के कंपैरिजन में निगलेक्ट कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है उससे एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू Ni²। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमें आर्सेनिक की जो एक्सेस क्वांटिटी उससे मिल गए 4.95 × 10⁻22। नंबर ऑफ होल्स हम निकाल लेंगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स भी कम हो जाते हैं। तो Ni² की टर्म 1.5 × 10⁻16 दूसरी तरफ मैं ले रहा हूँ। यहाँ से नंबर ऑफ होल्स की भी ये अप्रॉक्सीमेट डिस्कशन होता है। ये नंबर ऑफ होल्स की भी अप्रॉक्सीमेट डेंसिटी हम निकाल लेंगे। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1.5 × 10⁻16 की टर्म जो है उसको मैं 2 बार ले रहा हूँ और डिनोमिनेटर में ये Ne वाली टर्म आ जाएगी 4.95 × 10⁻22। 10⁻16 का स्क्वायर 10⁻32 हो जाएगा और नीचे से 10⁻22 जो है वो पावर में आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा 10⁻32 - 22 और उसके साथ साथ 1.5 का स्क्वायर 2.25 जो है उसको 4.95 से हमें डिवाइड करना है। तो डेसिमल के बाद दो टर्म्स हैं, दोनों में ये डेसिमल हटा देते हैं। 5 से ऊपर नीचे दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। ये पहली टर्म 45 आएगी और दूसरी टर्म में 99 हमारे पास बचता है। तो ये नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो फाइनली आने वाले हैं 45 × 10⁻10 हमारे पास थी, तो इसको 450 × 10⁻9 लिख लेता हूँ क्योंकि 45 की टर्म 99 से छोटी है। तो साइंटिफिक नोटेशन में आंसर निकालने के लिए 45 को 10 से मल्टीप्लाई और 10⁻10 को 10 से डिवाइड कर दिया मैंने। नंबर रिमेन्स द सेम। 450 को 99 से आप डिवाइड करेंगे 4.5 के करीब ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। 4.54 के करीब ये नंबर आता है और साथ में 10⁻9 आ जाती है पर मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब भी हमने फाइनली सॉल्व कर लिए हैं। दिस वॉज द करेक्ट आंसर। In an intrinsic semiconductor, the energy gap Eg is 1.2 electron volt. Semiconductor के लिए बैंड गैप की वैल्यू हमें दे रखी है। Its hole mobility is much smaller than electron mobility and independent of temperature.
होल की मोबिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बताई गई है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के कंपैरिजन में कम उसकी वैल्यू बताई गई है। मोबिलिटी की टर्म करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी आपने डेफिनेशन पढ़ा था, इट इज़ द ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। What is the ratio between conductivity at 600 Kelvin and that at 300 Kelvin? तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मटेरियल की कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा वो हमें देखना है। यहाँ पर कुछ अजम्पशन हमें दे रखी है दैट द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन बाय। तो इंट्रिंसिक कैरियर्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन हमें क्वेश्चन में ही हिंट कर दिया है। तो ये रिजल्ट हमने चैप्टर में तो नहीं पढ़ा है, बट हमारी हेल्प करने के लिए क्वेश्चन में ही रिजल्ट बता दिया गया है और इसी रिजल्ट का एप्लीकेशन हमें देखना है। क्योंकि कंडक्टिविटी जो है वो इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर अलग अलग टेम्परेचर्स पर कंडक्टिविटी का रेशो हमें सॉल्व करना है तो उन्हीं टेम्परेचर्स पर हम इंट्रिंसिक कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन का रेशो निकाल लेंगे। तो अगर ओरिजिनल टेम्परेचर T1 जो है उसको 300 केल्विन ले लेते हैं और दूसरा टेम्परेचर T2 600 केल्विन ले लेते हैं, तो दोनों टेम्परेचर्स पर जो इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन N1 N2 आएंगी रिस्पेक्टिवली उसका रेशो हम निकाल लेंगे। तो N2 की वैल्यू हो जाएगी N0 EXP का मतलब एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस EG अपॉन 2 KB T1 T2। N2 के लिए T2 का सिंबल मैं यूज़ कर रहा हूँ टेम्परेचर 2 और N1 के लिए T1 का सिंबल हम यूज़ कर लेंगे। तो दोनों में EG की टर्म, KB की टर्म, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सब टर्म्स दे विल रिमेन द सेम। तो कंडक्टिविटी अगर 600 और 300 केल्विन पे हमें मटेरियल की निकालनी है तो ये इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का रेशो सॉल्व कर लेते हैं। N2 बाय N1 का जो वैल्यू आएगी, दो राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे तो N0 की टर्म कैंसिल हो जाती है, हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस EG अपॉन 2 KB T2 डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस EG अपॉन 2 KB T1। दोनों ही e की पावर में टर्म्स हैं तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। e की पावर में माइनस EG बाई 2 KB T2 न्यूमरेटर की टर्म थी और जो डिनोमिनेटर की टर्म की पावर थी उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये टर्म्स को ही अब सिंप्लीफाई करना है। इसमें EG की टर्म और 2 KB की टर्म जो है वो बाहर कॉमन आ जाएंगी। हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस 2 बार आ रहा है और डिनोमिनेटर में T1 की टर्म है, तो EG बाई 2 KB को तो मैंने कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस मिलके 1 बाई T1 बचेगा और पहली टर्म में से EG बाई 2 KB को कॉमन ले लेंगे तो माइनस 1 बाई T2 दूसरी टर्म में हमारे पास आ जाता है। यहाँ से फर्दर कैलकुलेशंस जो है कंटिन्यू करेंगे। N2 बाई N1 का जो वैल्यू है वो आ जाएगी e की पावर में, EG बैंड गैप की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसमें SI यूनिट्स पुट कर लेते हैं। तो EG की जगह 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, उसको 1.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल में ले लूँगा। ठीक, तो 1.2 के साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फैक्टर मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया। नीचे 2 की टर्म है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 पुट कर देंगे। 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। ये मैं अलग से सॉल्व करके देख लेता हूँ और सीधा पुट कर देंगे अपने एक्सप्रेशन में। 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 हो जाएगा 1 बाई 300 माइनस 1 बाई 600। 600 कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं, पहली की न्यूमरेटर की टर्म में 2 का फैक्टर आ जाएगा 2 माइनस 1, तो ये नंबर हमारा 1 बाई 600 के बराबर हो जाता है। तो साइड में ये कैलकुलेशंस करके मैंने डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दी है। अब ये जो नंबर्स हैं इनको आप आपस में सॉल्व कर लेंगे। 10 की पावर माइनस 23 और 10 की पावर माइनस 19 को कंबाइन करेंगे। पावर में माइनस 23 ऊपर जाकर प्लस 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ये दोनों टर्म्स का कॉम्बिनेशन 10 की पावर 4 के बराबर। फिर क्या करना है, 1.2 और 1.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1.92 आ जाएगा, इसको 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा e की पावर 19200 ये, और नीचे की टर्म जो है 600 को 2 से 1200 और 1200 को 1.38 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये नंबर हो जाएगा 1656 के बराबर। तो e की पावर में अब इन दोनों टर्म्स को आप डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है 11.59। तो N2 बाई N1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है e की पावर 11.59 के बराबर। e की जगह 10 की पावर में अगर आप लिखना चाहते हैं तो 2.303 का फैक्टर हमें यूज़ करना होता है। तो अगर बेस e है उसकी जगह 10 लेना है तो पावर में 11.59 को 2.303 के फैक्टर से हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ से जो नंबर आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 10 की पावर 5.03।
ये नंबर 10 की पावर 5 के बहुत नज़दीक है। बाकी कैलकुलेटर में अगर आप पुट करके देखते हैं 10 की पावर 5.03 या एंटीलॉग लॉग टेबल्स का यूज़ करते हैं तो ये नंबर आ जाता है 1.08 इंटू 10 टू द पावर 5। तो यहाँ पर जो अप्रॉक्सीमेट रेशो है वो 10 की पावर 5 के ऑर्डर का हमें मिल जाएगा एंड दिस वाज द करेक्ट आंसर। In a PN junction diode, the current I can be expressed as I is equal to I naught exponential मतलब e की पावर में EV by 2KT minus 1। तो ये यहाँ पर करंट का हमें एक एक्सप्रेशन बताया गया है जहाँ पर I naught जो है रिवर्स सेचुरेशन करंट कहलाता है एंड V इज द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। इट इज़ पॉजिटिव फॉर फॉरवर्ड बायस, नेगेटिव फॉर रिवर्स बायस। और करंट जो I का फंक्शन है वो करंट थ्रू द डायोड को रेफर कर रहा है। KB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एक गिवन डायोड के लिए I नॉट की वैल्यू जो है दैट इज गिवन एज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 एम्पेयर। टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है 300 केल्विन। इससे एसोसिएटेड कुछ इस फंक्शन को यूज़ करके कुछ वैल्यूज हमें सॉल्व करनी है जिसमें वोल्टेजेस की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी है। तो ये एक्सप्रेशन जो है डिस्कस नहीं किया गया बट रेफरेंस के लिए हमें दे दिया गया है कि इसको अप्लाई करके हमें कैलकुलेशंस करनी है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि शॉकलेज इक्वेशन जो है वो यूज़ की जाती है डायोड्स के लिए और टेक्स्ट बुक में भी जो पीछे आंसर्स दे रखे हैं वो उसी इक्वेशन को अप्लाई करके दिए हुए हैं। तो ये रिजल्ट को हटाकर आप क्या करेंगे, आप I इज इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में E की पावर EV अपॉन KT माइनस 1 ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो जो गिवन इक्वेशन है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। पहली बात, ये जो EV की टर्म थी ये E की पावर में आएगी, -1 की टर्म को हम अलग कर लेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में 2 की टर्म है ये मैंने हटा दी है। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड। तो इस इक्वेशन को अप्लाई करके ओरिजिनल इक्वेशन की जगह मैं रिजल्ट सॉल्व करूंगा। यहाँ पर फॉरवर्ड करंट की वैल्यू पूछी गई है तो जो करंट का फंक्शन दे रखा है उसमें कुछ वैल्यूज डाल के हमें वैल्यू निकालनी है करंट की। फॉरवर्ड वोल्टेज इज गिवन एज 0.6 वोल्ट। तो ये जो फॉर्मूला में V की वैल्यू जो है इसको 0.6 वोल्ट हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। I नॉट की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू ये सब हमें ऑलरेडी रेफरेंस के लिए दे रखी थी। तो कैलकुलेशंस E की पावर में थोड़ी लेंथी हैं, आप कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे या फिर लॉग एंटी लॉग टेबल्स का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो रिजल्ट में वैल्यूज़ पुट करके आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगा। I की वैल्यू आ जाएगी I नॉट की वैल्यू विच इज़ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और उसके साथ साथ ये ब्रैकेट में जो टर्म है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। E की पावर में जो E की टर्म है एक्सपोनेंशियल E की टर्म जो अलग से लिखी है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और दोनों E की टर्म्स में कंफ्यूजन ना हो जाए इसीलिए EXP करके एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेंशन किया है जिससे मैंने यहाँ पर 2.71 का जो कांस्टेंट होता है वो ले रखा है। तो इसकी जगह मैं भी अगर फॉर्मूला में EXP करके लिखूँगा तो कम कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ पर E की पावर में जो E की टर्म है वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। V की वैल्यू 0.6 हमें डालनी थी। नीचे K की टर्म देखते हैं, इसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि बोल्ट्जमैन, अभी सारी वैल्यूज़ अगर मैं SI यूनिट में यूज़ कर रहा हूँ तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी SI यूनिट में यूज़ करनी होगी। तो यहाँ पर यूनिट दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। तो इस टर्म को 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह जूल आ जाएगा, पर केल्विन विल रिमेन द सेम। तो नीचे 8.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 की टर्म के साथ फिर से 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 की टर्म आ जाएगी। उसके साथ डिनोमिनेटर में टेम्परेचर 300 केल्विन पुट कर देंगे और पूरी टर्म में से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1। यहाँ से जो वैल्यूज़ आएंगी वो और आगे देखते हैं कैलकुलेट करके। इसमें 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 की टर्म ऊपर नीचे क्रॉस आउट कर देते हैं। तो इस फॉर्मूला में अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में ले लेंगे तो ऊपर सिर्फ V की वैल्यू डालने की ज़रूरत है। ये जो एलिमेंट्री चार्ज E है उसकी वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो कैंसिल आउट हो जाता है ऊपर नीचे। इसमें बाकी की टर्म्स देखते हैं। 10 की पावर माइनस 5 ऊपर आकर 10 की पावर प्लस 5 बन जाएगा। तो ये 0.6 इंटू 10 की पावर प्लस 5 हो जाएगा 60,000 के बराबर। नीचे 8.6 और 300 का फैक्टर बचता है, साथ में -1। यहाँ से फर्दर जो कैलकुलेशंस हैं वो आपको करनी है। 60,000 को 300 से डिवाइड कर देंगे, 200 की टर्म बचेगी। उसको 8.6 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू नियर अबाउट 23.25 के बराबर आती है। E की पावर की टर्म को 10 की पावर में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे E की पावर x अगर आपको दे रखा हो तो उसको 10 की पावर x अपॉन 2.303 आप यूज़ कर लेंगे। तो ये 23.25 की टर्म को 2.303 से मैं डिवाइड अगर कर देता हूँ तो इसी रिजल्ट को 10 की पावर 10.09 भी मैं लिख सकता हूँ।
ये नंबर 10 की पावर 10 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा होगा। बाकी कैलकुलेटर से आप पुट करके चेक कर लेंगे। 10 की पावर 10.09 का ये जो नंबर आ जाता है ये नियर अबाउट 1.25 इंटू 10 की पावर 10 हो जाएगा। इतने बड़े नंबर में से 1 की टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये नियर अबाउट मैंने वैल्यूज़ ले लिए, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा 1.25 इंटू 5 ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर -2। 10 की पावर -2 का मतलब है 100 से डिवाइड करना, तो करंट की वैल्यू जो है नियरली 0.063 के करीब आ जाती है। तो पहले पार्ट का यही आंसर आ जाएगा जो ये मैंने मेंशन किया है। अब बी पार्ट देखते हैं। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन करंट, इंक्रीज इन करंट, चेंज इन करंट की वैल्यू बतानी है इफ द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज इंक्रीज टू 0.7 वोल्ट। तो पहले जो वोल्टेज 0.6 थी अब उसको 0.7 करना है। तो यही कैलकुलेशन, यही फॉर्मूला बी पार्ट में दोबारा आप अप्लाई कर देंगे। तो एक्सप्रेशन बना देता हूँ, बाकी वैल्यूज आप पुट के करके खुद ही चेक कर सकते हैं। इसमें ई की पावर में 0.7 की टर्म आ जाएगी, नीचे 8.6 इंटू 10 की पावर -5 की टर्म आएगी और साथ में टेम्परेचर की टर्म आएगी 300। ये जो एलिमेंट्री चार्ज ई फॉर्मूला में दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये यूनिट कन्वर्जन में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ये नंबर काफ़ी बड़ा आने वाला है, इसमें से 1 की टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है बट उससे कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये भी वैल्यूज़ फिर से आप देख लेंगे। ई की पावर में ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, वो जो टर्म आएगी उसको 2.303 से डिवाइड कर देंगे ताकि 10 की पावर में आपका रिजल्ट आ जाए। तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो 10 की पावर 11.78 समथिंग आ जाएगा। फाइनली जब आप इस पूरी वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो नियरली ये आपका आंसर आ जाएगा 3.03 एम्पेयर। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है इंक्रीज इन करंट। देखो पहले की वैल्यू थी 0.063 और वोल्टेज को चेंज करने से करंट बढ़ गया। तो जो अमाउंट ऑफ इंक्रीज है वो बी पार्ट के आंसर में से ए पार्ट के आंसर को सब्ट्रैक्ट करके आएगा। 3.03 में से 0.063 की जो टर्म थी वो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नियरली ये आंसर आपका 2.97 आ जाता है। इसके बाद सी पार्ट में पूछी गई है डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट से। तो जो वोल्टेज में हमने थोड़ा सा चेंज किया था, 0.6 की जगह 0.7 किया, उससे करंट में जो चेंज आया था उनका रेशो हम निकाल लेंगे। तो फाइनल वोल्टेज 0.7 माइनस इनिशियल वोल्टेज 0.6 लेंगे और नीचे चेंज इन करंट की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने अलग से सॉल्व कर रखी है, फाइनल करंट माइनस इन वो 2.97 के बराबर आ जाती है। तो ये वैल्यूज़, ये जो रेशो है 0.1 डिवाइडेड बाई 2.97, इसको आप चेक करेंगे 0.0336 के बराबर ओम्स में ये वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक पीछे 0.336 दे रखा है, वो करेक्शन कर लेंगे, ये रेशो आ जाएगा 0.0336 ओम्स के बराबर। अब डी पार्ट देखते हैं। व्हाट विल बी द करंट इफ द रिवर्स बायस वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम 1 वोल्ट टू 2 वोल्ट। तो पहले ए और बी पार्ट में फॉरवर्ड वोल्टेज हमें दे रखी थी, बाद में रिवर्स बायस वोल्टेज हमें लेनी है। और इस फॉर्मूला में जब रिवर्स बायस में वोल्टेज दे रखी हो तो वोल्टेज के नंबर को नेगेटिव साइन के साथ हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ई की पावर में जो टर्म आती है वो काफ़ी बड़ा नंबर आता है। पहले पार्ट में 0.6 हमने वैल्यू देखी थी तो ई की पावर 23.25 आई थी, और दूसरे पार्ट में जब इसको 0.7 पुट कर दोगे तो ई की जो पावर की टर्म थी वो 23 से भी बड़ी 27 समथिंग आएगी। अब आप सोचो उससे भी बड़ा अगर नंबर लेते हैं, जैसे 1 वोल्ट और 2 वोल्ट लेना है, 1 की वैल्यू पुट करोगे इस नंबर में, ई की पावर काफ़ी बड़ा नंबर आएगा लेकिन माइनस के साइन के साथ। तो जब आप ई की पावर सपोज 23.25 लेते थे, इट वॉज अ वेरी बिग नंबर। तो ई की पावर उसी नंबर के आगे अगर माइनस का साइन लग जाता है, इट मीन्स इट बिकम्स 1 अपॉन ई की पावर 23.25। तो ये बहुत छोटा नंबर आ जाता है। तो रिवर्स बायस के केस में मैं अलग से कैलकुलेशन नहीं करूँगा, इसी फॉर्मूला में जो ई की पावर में टर्म थी वो आपको -1 पुट करनी थी। जैसे ई की पावर -1 अपॉन जो भी के बी और टी की वैल्यूज़ यहाँ पर हम ले रहे थे, और 2 वोल्ट में ई की पावर -2 अपॉन के बी टी, इस तरीके से आप पुट कर दें। दोनों केसेस में ये जो नंबर्स थे ये 0 के करीब आते। इनको, ये जो आगे -1 की टर्म है उसके कंपैरिजन में ये पहली टर्म नेग्लिजिबल हो जाती।
तो दोनों ही केसेस में आई की वैल्यू -1 इंटू आई नॉट के बराबर आने वाली है। तो रिवर्स बायस में एक बहुत स्मॉल फिक्स्ड अमाउंट करंट आ जाता है। इनफैक्ट उसको सिंबल भी यूज़ यही किया है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स बायस में वी की वैल्यूज़ में कोई भी आप नंबर लेते हैं वो रफली करंट की वैल्यू -I0 के बराबर ही हर पार्ट में आती है। तो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द करंट इफ रिवर्स बायस वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम 1 वोल्ट टू 2 वोल्ट। तो 1 ले लो, 2 ले लो, कोई भी वैल्यू इसमें पुट करके देख लो। करंट की वैल्यू I0 के बराबर आ जाएगी मैग्नीट्यूड में, और ये वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻12 एम्पियर के बराबर। दीज वर ऑल दी रिक्वायर्ड आंसर्स। यू आर गिवन द 2 सर्किट्स एज शोन इन फिगर 14.36। क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, 2 सर्किट दे रखे हैं। शो दैट द सर्किट A एक्ट्स एज OR गेट while the circuit B acts as AND gate। तो इन दोनों सर्किट्स को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे इफेक्टिवली ये कौन से गेट से मैच करते हैं। पहले पार्ट में ये देखना है कि OR गेट से मैच करेगा या नहीं करेगा। तो इन जनरल OR गेट से एसोसिएटेड जो ट्रुथ टेबल है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। OR गेट में क्या होता है, अगर दोनों इनपुट 0 हों तभी आउटपुट 0 आता है, और कोई भी इनपुट अगर 1 के बराबर हो, चाहे दोनों इनपुट 1 हो या कोई एक भी इनपुट अगर 1 हो जाता है तो आउटपुट 1 आ जाता है। दिस टाइप ऑफ गेट इज नॉन एज OR गेट। अब प्रॉब्लम में जो हमें सिचुएशन दे रखी है उसमें आप देखेंगे कि OR गेट के सिंबल के आगे ये जो सर्कल लगा हुआ है इसका मतलब ये हमें NOR गेट दे रखा है, और उसके आगे ये जो ट्रायंगुलर शेप में गेट है जिसके आगे एक सर्कल भी है, दिस इज NOT गेट। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन का नेट इफेक्ट देखा जाएगा। तो पहले इनपुट A और B हैं और आगे NOR गेट लगा हुआ है, और उससे जो आउटपुट आएगा उसको नाम C दे देते हैं, और C जो है वो NOT गेट के लिए इनपुट का काम करेगा, उससे फाइनल आउटपुट Y मिलेगा। तो A और B से एसोसिएटेड जो वैल्यूज़ हैं, पॉसिबल केसेस हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं, ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो रेफरेंस के लिए OR गेट का जो टेबल मैंने दिखाया था उसी ऑर्डर में चारों केसेस ले लेंगे। इसमें A और B की जो 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उनको रखेंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये जो चारों पॉसिबल केसेस हैं A और B की वैल्यूज़ के वो मैंने बनाए। अब इसके आगे C की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, यहाँ पर NOR गेट लगा हुआ है। NOR गेट जो है वो OR गेट का उल्टा होता है। तो जिस केस में OR गेट में आउटपुट 0 आता है उस केस में 1 आएगा NOR गेट के केस में, और OR गेट में जहाँ पर आंसर 1 आता है वहाँ पर NOR गेट के लिए वैल्यू 0 आ जाती है। तो ये इसी ऑर्डर में जिसमें क्वेश्चन में हमने ये रेफरेंस के लिए OR गेट का टेबल लिया था उसी ऑर्डर में मैंने डिस्कशन किया है। तो OR गेट का जो भी आउटपुट था उसको NOR के केस में मैं उल्टा कर देता हूँ। तो C पॉइंट पर जो हमें आउटपुट मिलेंगे वो हो जाएंगे 1 0 0 0। मतलब अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो NOR गेट के एप्लीकेशन से आउटपुट 1 आता है, अदरवाइज सभी केसेस में आउटपुट 0 आ जाता है। अब इसके बाद हमें जो देखा हुआ है वो है NOT गेट दिखाई दे रहा है। तो C की जो भी वैल्यू आएगी Y की वैल्यू उससे उल्टी आएगी। NOT गेट का एप्लीकेशन यही होता है, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा, इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। तो C की जो टर्म्स थी उनको फिर से उल्टा कर देते हैं, तो 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 आ जाता है। तो इनिशियल A और B की वैल्यूज से फाइनल Y की वैल्यूज जो आई हैं और OR गेट में जो होती हैं उनको आप मैच करके देखो। इसी ऑर्डर में हमने इनपुट लिए हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, और उसी ऑर्डर में आउटपुट 0 और 1 1 1 ये मैच कर गए हैं। तो ये A में जो सर्किट दे रखा है इस पूरे सर्किट को हटाकर सिंपली एक OR गेट हम लगा दें जिसमें इनपुट A और B होंगे, तो फाइनल आउटपुट वो मैच कर जाएगा। सो दिस होल सर्किट, ये सभी गेट्स का कॉम्बिनेशन इज इफेक्टिवली एन OR गेट। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में जो सर्किट दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा वो AND गेट के रिजल्ट से मैच करेगा। रेफरेंस के लिए AND गेट का टेबल भी मैं आपको शो कर देता हूँ। AND गेट में क्या रहेगा, अगर दोनों इनपुट 1 है तभी आउटपुट 1 आता है, बाकी सभी केसेस में आउटपुट बिकम्स इक्वल टू 0। ये AND गेट का जनरल ट्रुथ टेबल है। इसी ऑर्डर में A और B की वैल्यूज़ को चूज़ कर लेते हैं और गिवन सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर से A और B जो है उसका टेबल में बना लेता हूँ। 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशंस में हम इनपुट की वैल्यू को वेरी कराएंगे। A के आगे NOT गेट लगा हुआ है तो वहाँ से वैल्यू मिलेगी NOT A की, और B के आगे भी NOT गेट लगा हुआ है तो वहाँ से वैल्यू मिलेगी NOT B। तो पहले इतना पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अगर A की वैल्यू 0 0 1 और 1 है तो उन केसेस में रिस्पेक्टिवली NOT A की वैल्यू 1 1 0 0 आ जाएगी, जो भी वैल्यू ली है उससे उल्टा। NOT B में भी यही होगा।
बी की वैल्यूज़ अगर हम 0 लेंगे तो नॉट बी 1 आएगा, 1 लेंगे तो 0 आएगा, 0 लेंगे तो 1 और 1 लेंगे तो 0। अब नॉट ए और नॉट बी की जो मैंने वैल्यूज़ ली हैं, ये आगे हमें एक और नॉर गेट दे रखा है, उसके लिए इनपुट का काम कर रही हैं। नॉर गेट के एप्लीकेशन से क्या होता है वो हम ए पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। दोनों वैल्यू 0 हो तो आंसर 1 आता है इनपुट की, और बाकी सभी केसेस में 0 आता है। तो नॉर गेट में इनपुट था ये दोनों टर्म्स का, तो इसमें से दोनों वैल्यू अगर 0 हो तब आंसर 1 आएगा। दोनों वैल्यूज अगर ये 0 हैं तो नॉर गेट इन दोनों वैल्यूज पे लगाओगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। बाकी तीनों केसेस में ये आंसर मैं 0 के बराबर लिख देता हूँ। तो यहाँ से आप बीच का पार्ट भूल जाएंगे, ओरिजिनल इनपुट को फाइनल आउटपुट से आप कंपेयर करो। आप देखोगे जब दोनों इनपुट 0 हैं तो भी आउटपुट 0 है, एक इनपुट अगर सेकंड और थर्ड केस में 0 है तो भी आउटपुट 0 है। सिर्फ दोनों इनपुट जब 1 है तभी आउटपुट 1 आता है। ये रिजल्ट एंड गेट के रिजल्ट से मैच कर रहा है। तो इस पूरे सर्किट को हटाकर अगर हम सिर्फ एक एंड गेट ले लेते हैं तो विल गेट द सेम सर्किट। तो इक्विवेलेंट इफेक्ट जो है इस सर्किट का वो एंड गेट से मैच कर रहा है। दोनों पार्ट्स हमने शो कर दिए हैं। दीज वर द रिक्वायर्ड आंसर्स। Write the truth table for a NAND gate connected as given in the figure 14.37 and hence identify the exact logic operation carried out by this circuit. तो यहाँ पर एक NAND गेट हमें दे रखा है और उसके इनपुट पे अगर आप फोकस करोगे तो एक सिंगल इनपुट हमें लेना है। एक सिंगल इनपुट A है और उसी से दो ब्रांचेस जो हैं वो NAND गेट को एंटर कर रही हैं। इसका मतलब NAND गेट में जो दोनों इनपुट हैं वो किसी भी केस में सेम रहने वाले हैं। दोनों ही इनपुट A से डिराइव हो रहे हैं। तो इन जनरल NAND गेट का जो टेबल है ट्रुथ टेबल वो डिस्कस कर लेते हैं। AND गेट से उल्टा इसका आउटपुट आता है। तो जहां AND गेट में दोनों इनपुट 1 हो तब आंसर 1 आता है, बाकी केसेस में 0 आता है। यहाँ पर एकदम उल्टा होगा। दोनों इनपुट अगर 1 हो तो आउटपुट 0 आता है और बाकी सभी केसेस में आउटपुट 1 के बराबर आता है इन द केस ऑफ NAND गेट। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप देखेंगे अगर यहाँ पर इनपुट एक सिंगल इनपुट A है तो NAND गेट में दोनों इनपुट जो हैं वो किसी भी टाइम पर सेम हो जाएंगे। तो A की वैल्यू अगर आप 0 लेंगे तो दोनों इनपुट 0 हो जाएंगे। A की वैल्यू अगर आप 1 लेंगे तो दोनों ही इनपुट 1 के बराबर हो जाते हैं। तो दो ही केस हमें डिस्कस करने की जरूरत है और फाइनल आउटपुट Y क्या आएगा वो देखेंगे। तो जो भी इनपुट की कॉम्बिनेशन हैं उस पर NAND गेट का लॉजिक हम जो रिजल्ट है वो अप्लाई कर लेंगे और इसमें आप देखेंगे दोनों इनपुट 0 हो तो आउटपुट 1 आता है और दोनों इनपुट अगर 1 हो तो आउटपुट 0 के बराबर आता है। तो इफेक्टिवली क्या हुआ, इनपुट की वैल्यूज जब हमने 0 और 1 रखी तो आउटपुट की वैल्यू रिस्पेक्टिवली 1 और 0 आई। तो इफेक्टिवली ये नॉट गेट की तरह है ये सर्किट बिहेव कर रहा है। अगर NAND गेट में एक सिंगल ही इनपुट को यूज़ करें तो वो इफेक्टिवली नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। इनपुट 0 रखेंगे आउटपुट 1 आ जाएगा, इनपुट 1 रखेंगे आउटपुट 0 आ जाएगा। दिस वाज द करेक्ट आंसर। You are given two circuits as shown in figure 14.38 which consist of NAND gates. Identify the logic operation carried out by the two circuit. क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, दो अलग अलग सर्किट्स दे रखे हैं जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ NAND गेट्स को यूज़ किया गया है। तो जो नेट इफेक्ट आता है इस कॉम्बिनेशन का, इन सर्किट का, जो लॉजिक ऑपरेशन कैरी आउट हो रहा है इफेक्टिवली वो हमें डिस्कस करना है। तो रेफरेंस के लिए NAND गेट से एसोसिएटेड ट्रुथ टेबल यहाँ पर मैंने बना दिया है। एंड गेट से ऑपोजिट रिजल्ट इसमें आता है। तो ए और बी की चार जो इनपुट की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जो अलग अलग इनपुट की कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1, उसके हिसाब से आउटपुट क्या आएगा वो हमें देखना है। तो एंड गेट में अगर दोनों इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 आता है, अदरवाइज 0 आता है। और NAND गेट में रिजल्ट उससे उल्टा हो जाता है, दोनों 1 है तो आंसर 0 आएगा और बाकी सभी केसेस में आउटपुट 1 रहता है। तो ये NAND गेट से एसोसिएटेड टेबल जो है ये मल्टीपल टाइम्स हम अप्लाई करेंगे जिस भी ऑर्डर में सर्किट हमें दे रखा है। तो पहला पार्ट यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें A और B की जो वैल्यूज़ हैं, चार पॉसिबल केसेस, वो हम डिफाइन कर लेते हैं। जो स्टैंडर्ड टेबल है उसी से कंपेयर कर लेते हैं। 0 0, दूसरी कॉम्बिनेशन 0 1 1 0 और 1 1, चार केसेस हम ले लेंगे। उसके बाद A और B इनपुट से आगे हमें एक NAND गेट दिया हुआ है, उससे जो आउटपुट C आएगा उसको देखेंगे। तो C की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, ये जो टेबल है इसको यूज़ कर लेते हैं। A और B का ऑर्डर तो हमने सेम ही लिया है तो आउटपुट की वैल्यूज़ भी C के नीचे एज इट इज़ लिख देते हैं। 1 1 जब वैल्यू है तो आउटपुट 0 आता है NAND गेट से, बाकी केसेस में आउटपुट 1 आ जाता है।
आगे जो है डिस्कशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें सी जो आउटपुट आया था हमारे पास पहला ऑपरेटर कर लगा के, उसी से जो वायर है आगे दोनों टर्मिनल्स में अगले गेट के एंटर कर रही है। आगे एक और नैंड गेट दिया हुआ है और उसके दोनों टर्मिनल्स जो है सी पॉइंट से ही कनेक्टेड है। तो जो भी सी की वैल्यू होगी दोनों इनपुट उस केस में सेम आ जाएंगे। इनफैक्ट आप सी को 2 बार लिख सकते हो समझने के लिए। तो पहले केस में क्या हो जाएगा, जो नैंड गेट है उसके लिए दोनों इनपुट 1 हो जाएंगे, दूसरे केस में भी और तीसरे केस में भी, और चौथे केस में दोनों इनपुट 0 हो जाएंगे। तो जब एक ही वायर आगे चल के दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड हो तो दोनों इनपुट की वैल्यूज उस इंस्टेंट पे हम सेम ले लेते हैं। अब फिर से नैंड गेट ही लगाना है हमें, तो जो जनरल नैंड गेट का टेबल है उससे कंपेयर कर लेते हैं। जब दोनों इनपुट नैंड गेट में 1 हो तो आउटपुट 0 आता है। तो पहले केस में भी 0 आएगा, इसमें भी 0 आएगा, इसमें भी 0 आएगा। ये फाइनल वैल्यू y की मैं बात कर रहा हूँ जो दूसरे गेट के आगे है। और जब दोनों वैल्यू 0 हो तब आंसर 1 आ जाता है। ये हमने पिछले प्रॉब्लम में भी देखा था। अगर एक ही इनपुट है नैंड गेट में तो वो नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। अब बीच का पार्ट भूल के इनिशियल जो 2 इनपुट की वैल्यूज ए और बी की कॉम्बिनेशंस थी उससे फाइनल आउटपुट को हम कंपेयर करके देख लेते हैं। इसमें आप देखो दोनों इनपुट 1 है तो आंसर 1 है और बाकी सभी केसेस में आंसर 0 है। तो ये ए और बी को y से रिलेट करके देख रहे हैं तो वो रिजल्ट आ रहा है जो एंड गेट से हमें मिलता था। तो इस पूरे सर्किट को हटाकर अगर हम एक सिंपल ए और बी के साथ एंड गेट कनेक्ट कर देंगे तो फाइनल आउटपुट y विल रिमेन द सेम। दिस होल लॉजिक ऑपरेशन जो है दैट इज रिजेंबलिंग द आउटपुट ऑफ द एंड गेट। तो ये पहला पार्ट यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट जो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बी पार्ट में भी 2 इनपुट ए और बी हैं और उनकी 4 कॉम्बिनेशन स्टैंडर्ड टेबल के हिसाब से उसी ऑर्डर में ले लेते हैं। या तो दोनों वैल्यू 0, एक 0 दूसरी 1, पहली 1 दूसरी 0, या दोनों वैल्यूज़ को हम 1 ले लेंगे और इसके बाद ऑपरेशंस देखते हैं। तो इसमें क्या किया हुआ है, पहले हमें नैंड गेट दिया हुआ है ए के आगे और एक नैंड गेट दे रखा है बी के आगे, और ए से 2 ब्रांचेस दोनों ही नैंड गेट के टर्मिनल्स को एंटर कर रही हैं। मतलब जो ए की वैल्यू होगी वो नैंड गेट के लिए दोनों इनपुट सेम हो जाएंगे और जो बी की वैल्यू होगी वो दूसरे नैंड गेट के लिए दोनों इनपुट सेम हो जाएंगे। और जब नैंड गेट को सिंगल इनपुट देते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, तो नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। तो ए के आगे जो नैंड गेट लगा हुआ है उससे जो आउटपुट आएगा उसको मैं नाम सी दे देता हूँ, और बी के आगे जो नैंड गेट है उससे जो आउटपुट आएगा उसको मैं नाम डी दे देता हूँ। तो सी और डी की वैल्यूज देखते हैं। अब यहाँ पर जो पहला गेट है वो नॉट ए की तरह बिहेव करेगा। सी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, नॉट ए के बराबर। तो जो भी ए की वैल्यूज थी उसको उल्टा कर देते हैं। ए जब 0 होगा तो सी की वैल्यू 1 हो जाएगी और ए जब 1 होगा तो सी की वैल्यूज 0 आ जाएंगी। बी और डी का भी यही रिलेशन है। डी की वैल्यू नॉट बी के बराबर आने वाली है क्योंकि नैंड गेट में एक सिंगल इनपुट बी हमने दोनों ब्रांचेस दोनों टर्मिनल्स में दे रखा है। तो फिर से बी की वैल्यूज देखो, बी की वैल्यू 0 है तो डी की 1 लिखेंगे, बी की 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0। ये हमारे पास केसेस आ गए। अब सी और डी जो हैं वो अगले नैंड गेट के लिए इनपुट का काम कर रहे हैं और उससे जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वो y के बराबर आएगा। तो अब c और d की वैल्यूज के हिसाब से y की क्या वैल्यू होनी चाहिए, फिर से नैंड गेट को हम रेफर कर लेते हैं। c और d में इसमें आप देखेंगे इनपुट की वैल्यूज अगर दोनों इनपुट 1 हो तो आउटपुट नैंड गेट से क्या आता है, दोनों इनपुट अगर 1 हो तो आउटपुट 0 आता है। और बाकी सभी केसेस में 1 0 0 1 0 0, ये देखो 0 0 0 1 1 0, कोई भी कॉम्बिनेशन हो उसमें आंसर फिर 1 के बराबर आना चाहिए। नैंड गेट से एसोसिएटेड रिजल्ट सी और डी की कॉम्बिनेशन पर y से मैंने लगा लिए। अब बीच का पार्ट भूल जाते हैं और इनिशियल इनपुट a और b से फाइनल आउटपुट y को कंपेयर कर लेते हैं। इसमें आप देखो दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट 0 है और बाकी सभी केसेस में आउटपुट 1 के बराबर आ रहा है। और गेट में ऐसा ही बिहेवियर देखा जाता है। और गेट जब हम अप्लाई करते हैं तो दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट 1 हो जाए तो आंसर 1 आ जाता है और अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो आंसर 0 आता है। तो ये सभी जो गेट्स हैं 3 नैंड गेट्स की कॉम्बिनेशन है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, इन सब को हटाकर एक सिंगल और गेट से हम रिप्लेस कर दें तो भी इनपुट आउटपुट्स विल रिमेन द सेम। यही हमें आइडेंटिफाई करना था। तो पहला पार्ट जो था वो सर्किट एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा था, दूसरा पूरा सर्किट और गेट की तरह बिहेव कर रहा था। दीज वर द करेक्ट आंसर्स।
Write the truth table for the circuit given in figure 14.39 below consisting of NOR gates and identify the logic operation which this circuit is performing. तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें सर्किट दे रखा है जिसमें दो नॉर गेट्स को यूज़ किया गया है। तो इनपुट ए और बी की जो भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं उसके हिसाब से आउटपुट वाई की क्या वैल्यूज़ आएंगी ये हमें देखना है। उससे ट्रुथ टेबल बनाएंगे और फिर इफेक्टिवली ये कौन से गेट से टेबल मैच करेगा, जो नेट इसका इक्विवेलेंट इफेक्ट होगा वो कंपेयर हमें करना है। तो यहाँ पर इन जनरल दो नॉर गेट्स हैं, तो नॉर गेट से एसोसिएटेड जो टेबल है वो रेफरेंस के लिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो नॉर गेट में और गेट से उल्टा आउटपुट आता है। फॉर एग्जांपल ए और बी के जो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो हम ले लेंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। और गेट में क्या होता था, अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो आंसर 0 आता था, बाकी केसेस में 1 आता था। तो नॉर गेट में आउटपुट उससे उल्टा आता है, अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो आंसर 1 आएगा और कोई भी एक इनपुट 1 के बराबर है, कोई भी एक या दोनों, तो उस केस में आउटपुट 0 आ जाता है। तो ये जो जनरल टेबल है ये हम बारी बारी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो इनपुट चार पॉसिबल केसेस हैं वो उसी ऑर्डर में ले लेते हैं जो रेफरेंस टेबल मैंने आपको बनाया ताकि कन्फ्यूजन कम होगी। तो पहले केसेस में दोनों इनपुट ए और बी को 0 ले लेंगे, फिर ए 0 बी 1, फिर बी ए 1 बी 0 और लास्ट में दोनों इनपुट 1 के बराबर हम ले सकते हैं। चार पॉसिबल केसेस हैं। फिर ए और बी इनपुट काम करेंगे नॉर गेट के लिए और उससे जो आउटपुट आएगा उसको नाम मैं ले लेता हूँ सी के बराबर। सी पॉइंट मैंने सेट कर दिया। क्वेश्चन में दोबारा ए और बी वर्ड लिखे हुए हैं जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, मे बी टाइपिंग मिस्टेक है या क्या इशू है, तो ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो ए और बी की जो भी इनपुट की वैल्यूज़ होंगी उससे सी की क्या वैल्यू आनी है वो हमें देखना है नॉर गेट का लॉजिक अप्लाई करके। इसमें हम यही टेबल यूज़ कर सकते हैं कि जब दोनों 0 हैं इनपुट तो आउटपुट 1 आएगा और बाकी सभी केसेस में आउटपुट 0 के बराबर आता है। तो नॉर गेट का रूल ए बी के लिए अप्लाई करके मैंने सी की वैल्यू निकाल ली। अब सी की जो कनेक्शन है उसको आगे कंटिन्यू किया गया है और सेम ब्रांच जो है वो अगले नॉर गेट के दोनों इनपुट टर्मिनल्स में पुट की गई है। तो जो सी की वैल्यू होगी किसी भी केस में वो दोनों इनपुट ही सी के बराबर होने वाले हैं। तो सी की वैल्यू 1 है तो दोनों ही इनपुट, इसीलिए एक बार और मैं सी की वैल्यू लिख लेता हूं ताकि दोनों इनपुट को डिस्कस करने में आसानी हो जाए। तो सी की वैल्यू 1 है तो नॉर गेट के दोनों इनपुट 1 हो जाएंगे और सी की वैल्यू अगर 0 है तो दोनों ही इनपुट 0 हो जाते हैं। तो दो ही केसेस हमारे पास, इफेक्टिवली दो ही केसेस बनने वाले हैं। तो जो भी सी की वैल्यू आई थी उसके अकॉर्डिंगली एक बार और सी की वैल्यू मैंने लिख ली और इन दोनों सी की वैल्यू के कॉम्बिनेशन से फाइनल वाई की वैल्यू हमें मिलने वाली है, क्योंकि अगले नॉर गेट में दो इनपुट्स दोनों सी के बराबर हैं और उसका आउटपुट है वाई के बराबर। फिर से रेफरेंस टेबल यूज़ कर लेते हैं। जब भी दोनों इनपुट की वैल्यू 0 हो तो नॉर गेट में आउटपुट 1 आता है। तो दोनों वैल्यूज़ जिस केस में 0 हैं उन केस में आउटपुट की वैल्यू मैं 1 के बराबर लिख रहा हूँ। तो ये तीन केसेस में तो आउटपुट 1 ही आ गया। और नॉर गेट में जब दोनों इनपुट 1 होते हैं तो आउटपुट 0 आता है। तो सी और सी दोनों वैल्यूज़ जब 1 हैं तो वाई की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। तो अब इफेक्टिवली ए और बी की वैल्यूज़ के हिसाब से वाई की वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं। और आप देखोगे अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट फाइनल आउटपुट 0 है, बाकी सभी केसेस में आउटपुट 1 के बराबर आता है। और गेट में ऐसा ही देखा जाता है। और गेट में दोनों इनपुट 0 हो तो आंसर 0 आता है आउटपुट, और अगर कोई भी गेट 1 हो या दोनों ही इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 के बराबर आ जाता है। तो यही हमें आइडेंटिफाई करना था कि ये जो पूरा सर्किट है ये इफेक्टिवली और गेट की तरह काम करेगा और उससे एसोसिएटेड ट्रुथ टेबल मैंने बना के दिखा दिया है। दिस वाज द रिक्वायर्ड आंसर। राइट द ट्रुथ टेबल फॉर द सर्किट्स गिवन इन फिगर 14.40 कंसिस्टिंग ऑफ नॉर गेट्स ओनली। तो दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन में और दोनों में ही जो सर्किट्स दे रखे हैं सिर्फ नॉर गेट्स का यूज़ किया गया है। आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द टू सर्किट्स। तो इनका ट्रुथ टेबल बनाएंगे और इफेक्टिवली ये कौन से गेट के ऑपरेशन से मैच करते हैं वो हमें देखना है। तो नॉर गेट का जो टेबल है इन जनरल वो डिस्कस कर लेते हैं। नॉर गेट के केस में क्या होता है कि अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो आंसर 1 आता है आउटपुट, बाकी सभी केसेस में इनपुट की वैल्यूज़ में कोई भी एक या दोनों वैल्यू 1 हो तो आउटपुट 0 आ जाता है। और गेट के आउटपुट के आगे नॉट गेट हम लगा देते हैं तो उससे ये नॉर गेट बनता है। तो अब बारी बारी जो भी डेटा दे रखा है उसमें ये टेबल जो है इसको यूज़ करते हुए हम अपना टेबल कंप्लीट करेंगे। ए पार्ट का अगर हम डिस्कशन करते हैं तो ए पार्ट में एक सिंगल इनपुट दे रखा है और ए पॉइंट से ही कनेक्टेड दो ब्रांचेज हैं
जो कि नॉर गेट के लिए इनपुट का काम कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू जो है वो 1 या 0 दो केसेस हम ले सकते हैं, और अकॉर्डिंगली नॉर गेट में दोनों इनपुट ए के ही बराबर रहने वाले हैं। तो ए की वैल्यू 1 है तो दोनों इनपुट 1 के बराबर हो जाएंगे, ए की वैल्यू 0 है तो दोनों इनपुट 0 के बराबर हो जाएंगे। दो ही केसेस हम डिस्कस कर सकते हैं। उससे फाइनल जो y की वैल्यू आएगी वो हम टेबल से कंपेयर करके देख लेंगे। दोनों अगर इनपुट 1 हो तो आउटपुट 0 आता है, और दोनों इनपुट अगर 0 हो तो आउटपुट 1 आता है। तो ये दो जो केसेस थे ये हमने देखे, और इससे इफेक्टिवली रिजल्ट क्या आया कि a की वैल्यू 1 थी तो आउटपुट 0 आ गया, a की वैल्यू 0 थी तो आउटपुट 1 आ गया। तो जो भी इनपुट था उसका उल्टा आउटपुट हमें मिल गया है। तो इफेक्टिवली ये जो सर्किट है ये नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। तो ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। इसी तरीके से बी पार्ट का डिस्कशन करेंगे। बी पार्ट में ए और बी दो अलग अलग इनपुट्स रहेंगे, तो उनकी 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। जो रेफरेंस टेबल मैंने बना रखा है उसी ऑर्डर में ले लेते हैं ताकि डिस्कशन आसान रहे। तो ए और बी से एसोसिएटेड जो 4 वैल्यूज़ बनेंगी वो होंगी ए और बी दोनों 0, A0 B1 A1 B0, और दोनों इनपुट 1 के बराबर भी हम ले सकते हैं। आगे हमें नॉर गेट्स दे रखे हैं। ए जो है उसका जो इनपुट है उससे 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, और दोनों ब्रांचेस नॉर गेट को एंटर कर रही हैं, मतलब उसको इनपुट की तरह काम कर रही हैं। तो एक सिंगल इनपुट अगर हम देते हैं नॉर गेट में तो वो हमने ए पार्ट में सीख लिया है, वो नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। तो अगर दोनों इनपुट ए के बराबर हैं तो आउटपुट जो आएगा वो नॉट ए आ जाएगा। मान लो इस जगह पर हम सी नाम दे देते हैं पहले आउटपुट को, तो पहला आउटपुट जो है वो नॉट ए के बराबर आने वाला। तो ए की वैल्यू 0 है तो सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ए की वैल्यू 1 जहाँ पर है वहाँ सी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। नीचे बी जो है वो इनपुट दोनों ही इनपुट टर्मिनल से कनेक्टेड है फॉर द सेकेंड नॉर गेट, उसमें भी यही डिस्कशन हो जाएगा। उसका आउटपुट आएगा जिसको मैं नाम डी दे देता हूँ नॉट बी के बराबर। ये भी हमने ए पार्ट में देखा था। तो बी की वैल्यू जहाँ पर 0 है वहाँ डी की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जहाँ बी की वैल्यू 1 थी वहाँ डी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो सी और डी की वैल्यूज हमने सॉल्व कर ली, और सी और डी पॉइंट जो हैं वो अगले नॉर गेट के लिए इनपुट का काम कर रहे हैं। तो ये आगे के जो पॉइंट्स हैं ये फर्दर जो टर्मिनल्स हैं नॉर गेट के इनपुट टर्मिनल्स उनसे कनेक्टेड हैं। तो सी और डी की वैल्यू के हिसाब से फाइनली वाई की वैल्यू क्या आएगी वो अब हम दोबारा देख सकते हैं। फिर से नॉर गेट का रेफरेंस टेबल हमें यूज़ करना है। इनपुट दोनों 1 के बराबर हो तो क्या होता है? इन जनरल नॉर गेट में दोनों इनपुट 1 हो तो आंसर 0 आता है। एक 1 हो एक 0 हो, या 0 1 की कॉम्बिनेशन हो तो भी आंसर 0 ही आता है। और नॉर गेट में अगर दोनों इनपुट 0 हो तो आउटपुट 1 आता है। तो सी और डी की दोनों की वैल्यू जब 0 होंगी उस केस में वाई की वैल्यू 1 आएगी। तो अब हमने पूरा ये सर्किट ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज़ के हिसाब से वाई की पॉसिबल वैल्यूज़ निकाल ली हैं। तो बीच का पार्ट भूल के इनिशियल इनपुट को फाइनल आउटपुट से कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, दोनों वैल्यूज़ 1 है तो आंसर 1 है, और बाकी सभी केसेस में आंसर 0 आ रहा है। ऐसा कब होता है? ऐसा एंड गेट के केस में होता है। ये जो पूरा सर्किट है ये इफेक्टिवली एंड लॉजिक ऑपरेशन की तरह बिहेव कर रहा है। दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, और बाकी सभी केसेस में आउटपुट 0 आ जाएगा। यही हमें आइडेंटिफाई करना था। पहले पार्ट में नॉट गेट और दूसरे पार्ट में एंड गेट वाज द करेक्ट आंसर, और ट्रुथ टेबल्स यहाँ पर ये मैंने बना दिए हैं।